अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 1.3 चैप्टर द कॉल ऑफ द सॉइल सेंट ऑफ राइस पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में इस चैप्टर का ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है। ये उस लास्ट हमारा जो चैप्टर था उसका ये कंटिन्यूएशन है। हम जो हमारे लास्ट लेक्चर में हुआ था थोड़ा सा उसका रिकैप्चुलेशन लेंगे। और जैसे आपको याद होगा कि ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल में व्यंकट अय्यर ने जो अपना एक्सपीरियंस लिख रखा है, हिज ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन से ही चेंज हिज प्रोफेशन एज ए फार्मर। यानी कि इन्होंने ये जो अपना चेंज किया है वो एक आईटी इंडस्ट्री से वो फार्मिंग की तरफ आ गए हैं। और फार्मिंग में भी इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया है। तो हम देखते हैं कि मुंबई के ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इन्होंने पेठ विलेज, धनाऊ तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में इन्होंने ज़मीन खरीदी है। और ये ज़मीन को दिलाने वाले शख्स हैं मोरू दादा। मोरू दादा के साथ मिलकर व्यंकटेश्वरन अय्यर ने 2004 अप्रैल 2004 में अपनी पहली मूंग की फसल काटी। और हमने अपने लास्ट चैप्टर में उनका मूंग का जो इन्होंने ये जो मूंग लगाया था इसका क्या एक्सपीरियंस रहा ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा है। और इनकी ये जो फसल की ख़ास बात ये थी कि इस फसल पे उन्होंने कोई केमिकल्स का छिड़काव नहीं किया, कोई पेस्टिसाइड्स, कोई फर्टिलाइज़र्स, कोई यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया। इट इज़ टोटली ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होने के बावजूद यानी कि जिस तरह से गांव वाले और स्पेशली मोरू दादा का कहना था कि बिना इनके यूज़ के आपकी फसल कैसे टिकेगी और फसल कैसे उगेगी, तो इनके तवक्कुआत के बरखिलाफ़ हम देखते हैं कि 10 किलो मूंग से इन्होंने 300 किलोग्राम्स ऑफ मूंग प्रोड्यूस किया। यानी कि अ गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ मूंग विदाउट एनी यूज़ ऑफ केमिकल्स इन्होंने फर्स्ट ईयर में है। बिल्कुल इनका ये पहला तजुर्बा था। यानी कि ही वॉज नॉट एट ऑल एक्सपीरियंस्ड इन फार्मिंग एंड ही वॉज टोटली न्यू इन दिस फील्ड। in spite of this and in spite of disapproval of all the suggestions regarding the use of chemical fertilizers, यानी कि लोगों की सलाह के बावजूद इन्होंने केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किए। हालांकि इनका पहला तजुर्बा था, इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छी फसल पहले ही इनके एक्सपीरियंस में पहले ही साल इन्होंने उगा ली। अब चूँकि इनकी फसल अच्छी आई थी, हैंडसम, बहुत अच्छी नहीं बट गुड, नॉट वेरी बैड, इनकी फसल अच्छी आई थी, तो इनका व्यंकट अय्यर का जो सबसे पहला तासुर था यानी कि द फर्स्ट इम्प्रेशन ही गॉट अबाउट फार्मिंग इज़ दैट के लैंड वॉज फर्टाइल। कि इनका पहला नतीजा इन्होंने ये जो अकास किया निकाला वो ये था कि ज़मीन बहुत ही ज़रख़ेज़ है एंड इट वॉज पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स। ज़मीन क्योंकि ज़रख़ेज़ है इसमें केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं है और फसल उगाने के लिए केमिकल्स का यूज़ होना ज़रूरी नहीं है। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मेजर मॉरल बूस्टर था, इनके लिए ये बहुत हिम्मत की बात थी। अब आया अगली फसल का टाइम, यानी कि मूंग तो अब हो गई, निकल गई। और पहले साल क्योंकि इनका चावल जो पेरने का जो टाइम था वो तो ख़त्म हो चुका था और पहले साल इनका पास वक्त क्योंकि कम था तो इनको वहाँ के ऑफिसर, एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने सलाह दी कि आपका क्योंकि जो पेरनी का टाइम है वो ख़त्म होते आ रहा है, यानी कि आप थोड़ा लेट हो चुके हैं, लिहाजा आप क्या करो GR4 नाम के चावल की जो वैरायटी है वो पेर दो। अब GR4 वैरायटी जो है ये एक हाइब्रिड बीज होते हैं और इसका मतलब इसका यूज़ करने का सलाह ऑफिसर ने, कौसबाद के ऑफिसर ने इसलिए दिया कि कम वक्त में इसकी फसल निकल आती है, यानी कि कम ड्यूरेशन में फसल पक जाती है और फसल की कटाई हो सकती है।
तो पहली बार तो इन्होंने GR4 की वैरायटी का इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने तय कर रखा था, व्यंकट अय्यर ने ये सोच रखा था कि आइंदा बार यानी कि आइंदा साल ये हरगिज़ हाइब्रिड वैरायटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कोई ट्रेडिशनल, कोई रिवायती बीज यानी कि जिसमें कोई म्यूटेशन ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो लैब में कोई जिसको बीजों को बनाया ना गया हो, ऐसा कोई भी हाइब्रिड वैरायटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वो रिवायती यानी कि ट्रेडिशनल, जिसको हम देसी कहेंगे, देसी बीजों का ये इस्तेमाल करेंगे, ऐसा व्यंकट अय्यर ने सोच रखा था। लिहाजा अप्रैल 2005 आ गया और इन्हें अब अब चावल की इनकी तलाश शुरू हो गई। अब ये अच्छे गुड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल राइस को तलाश करने लगे। अब जब इनकी तलाश जारी थी तो इनके जो पड़ोस थे यानी कि खेत के पड़ोसी जो थे, यानी कि जिसकी ज़मीन यानी कि इनके ज़मीन के बाजू थी, वो एक बॉम्बे के बिजनेसमैन थे। तो वो बिजनेसमैन ने सलाह दी कि भाई आप देसी वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो देसी वैरायटी में कस्बाई नाम के चावल आते हैं, जो भीनी भीनी खुशबू के लंबे चावल होते हैं। और क्यों नहीं, आप जब ट्रेडिशनल वैरायटी पेरना चाह रहे हैं, देसी चावल पेरना चाह रहे हैं, तो आप कस्बाई चावल क्यों नहीं पेर लेते। तो इन्हें व्यंकट अय्यर को ये मशवरा काफ़ी अच्छा लगा और वो अब कस्बाई चावल की तलाश करने लगे। अब पूरे पेठ में यानी कि जहाँ पे इनका खेत था, वहाँ तो कहीं पर भी पूरे गांव में इनको वो चावल मिले ही नहीं, मानो जैसे वहाँ से वो चावल डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। हाँ, चावल का नाम ज़ईफ़ लोगों के जहन में यानी कि जो वहाँ के मकामी पुराने लोग थे, उनके जहनों में वो चावल मौजूद था, लेकिन फिज़िकली हम देखेंगे तो वो चावल कहीं पर भी मौजूद नहीं था। लोगों को याद था कि ये नाम के चावल, बूढ़े लोगों को याद था कि ये नाम के चावल ज़रूर हुआ करते थे। अब हुआ करते थे तो भाई अब चावल है कहाँ, यानी कि अब पेरने के लिए कहाँ मिलेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। काजबाई जो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस है, उसकी जो है एक अलग अपनी खुशबू है, उसकी माइल्डर अरोमा है, यानी कि उसका बासमती की तरह तेज़ खुशबू नहीं है, बल्कि भीनी माइल्ड खुशबू है। और ये एक लंबे किस्म के लॉन्ग ग्रेन्ड, जिसको कहेंगे लंबा दाना जो होता है उसको हम कहेंगे लॉन्ग ग्रेन्ड। तो ये एक लॉन्ग ग्रेन्ड माइल्डर वैरायटी ऑफ बासमती राइस है। बासमती तो है, वो तो पूरे हाइब्रिड होते हैं बासमती वाले। और ये चावल की ख़ास बात यह है कि इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, यानी कि ये फसल उगने में, पकने में और कटने में, पकना यानी कि किचन में पकना नहीं, बल्कि झाड़ पर पकने में, और फिर फसल पूरी पकने में और फसल के कटने में ये बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। यानी कि उमूमन अगर से कोई दूसरे चावल हाइब्रिड वैरायटी 4.5 मंथ्स कुछ लेते होंगे, तो ये 6 मंथ्स लेते हैं। तो अब ये क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, तो अब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो यानी कि फसल के कटने के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है इस वजह से लोगों ने वहाँ पे ये चावल पेरना बंद कर दिया और हाइब्रिड वैरायटी पेरना शुरू की। हाइब्रिड का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि हाइब्रिड जो वैरायटी होती है, चाहे वो गेहूँ, जवारी, कॉर्न, मिलेट्स, जो भी आप फसल लेंगे, पल्सेस, इसमें क्या होता है कि फसल जो है वो जल्दी उग जाती है, फसल जल्दी पक जाती है और फसल की मतलब कटाई भी जल्दी हो जाती है। यानी कि आपने बीज डाला, 3 महीने 4 महीने आपने इंतज़ार किया और फसल काट ली आपने। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो होते हैं, देसी जो बीज होते हैं, उसको जो है वो पकने में यानी कि फसल कटने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इससे क्या होता है, इससे मतलब जल्दी वक्फे से आप दूसरी नई फसल नहीं उगा सकते। लोगों ने आजकल ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960s में आया था, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो हाइब्रिड वैरायटीज़ का यूज़ होने लगा। अब हाइब्रिड वैरायटीज़ की ख़ास बात यह है कि वो फसल जल्दी निकल आती है, लेकिन फसल जल्दी निकल आती है ये तो एक उसका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उसके निगेटिव यानी कि डिमेरिट्स उसके क्या है कि उसको इनपुट्स बहुत लगते हैं। इनपुट्स किसे कहेंगे हम, यानी कि एक फसल उगाने के लिए आपको जो चीज़ें लग रही हैं, दरकार हैं, जैसे कि पानी
बहुत सिंचाई के लिए, यानी कि पानी फसल को डालने के लिए पानी बहुत लगता है, पानी का इनपुट ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद उसको जल्दी बैक्टीरिया, फंगाई और अपने कीड़े वगैरह लग जाते हैं, पेस्ट्स जिसे हम कहते हैं वो लग जाते हैं। तो इसलिए इनसे बचाने के लिए इन हाइब्रिड्स को पेस्टिसाइड्स बहुत डालना पड़ता है। फिर फसल ज़्यादा पैमाने पर पैदा हो इसलिए उसे फर्टिलाइज़र्स डालना पड़ता है। और क्योंकि ज़मीन से बार बार फसल उगाई जाती है तो ज़मीन की सरखेज़ी बढ़ाने के लिए यूरिया, फास्फोरस, सल्फ़र ऐसे यानी कि फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल, मिनरल्स का इस्तेमाल वगैरह ज़्यादा करना पड़ता है। तो यानी कि भले आप मोटे तौर पे तो हमें लगता है कि भाई जल्दी फसल लग गई, जल्दी कट गई और फिर हम दूसरी फसल और फिर से उगा लेंगे और पैसे कमा लेंगे, लेकिन आप इस जल्दी जल्दी में आपका दूसरा पैसा कितना लग रहा है, दूसरा आपकी मेहनत कितनी लग रही है। आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ रहा है, पानी का इंतज़ाम करना पड़ रहा है, यानी कि आपको फिर लाइट का ख़र्चा बढ़ जाएगा, बोर का ख़र्चा बढ़ जाएगा, यानी कि पानी पहुंचाने के लिए आपको जो इरिगेशन सिस्टम आपके उसमें फार्म में डेवलप करना पड़ेगा, उसका ख़र्चा बढ़ जाएगा। फिर केमिकल्स है, फर्टिलाइज़र्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये बढ़ जाएगा। और क्या होता है, सबसे मेजर जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। यानी कि आप शुरू में तो फसल साल में 3 उगा लेते हैं, बाद में फिर 2 उगने लगती है, बाद में 1 भी उगाने के लिए आपको इतना डालना पड़ता है, इतना केमिकल्स, इतने फर्टिलाइज़र्स डालना पड़ता है कि आपका जो फसल उगाने का ख़र्चा है वो बढ़ जाता है और उसका इनकम जो आना होता है वो कम हो जाता है। अभी हम जो सिचुएशन हम देख रहे हैं बार बार कि फार्मर्स सुसाइड केस क्यों? क्योंकि इन्हें फसल उगाने में इतना ख़र्चा लग जा रहा है, वो ख़र्च को निभाने के लिए इन्हें क़र्ज़ लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से क़र्ज़ लेना पड़ता है, साहूकारों से क़र्ज़ लेना पड़ता है। अब क़र्ज़ लेकर जो फसल उगाई हुई है तो भाई उसके रिटर्न्स भी तो उतने आने चाहिए, यानी कि उसको बेचने के बाद भी तो उतना पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो फिर क्या होते हैं, ये क़र्ज़ में मुब्तला होते हैं, क़र्ज़ नहीं फेड़ पाते हैं। तो ये है ना हाइब्रिड वेराइटीज़, या फिर हम जो आजकल की मॉडर्न जो फार्मिंग है इसके हम ये ड्रॉबैक्स देख रहे हैं। तो ये ड्रॉबैक्स को नज़र में रखते हुए और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है, यानी कि उसमें आपके कोई केमिकल ट्रेसेस नहीं है, तो यानी कि वो आप फूड जो खाएंगे, वो जो आप फसल खाएंगे, यानी कि जो भी अनाज खाएंगे, गेहूँ, जवार, चावल, तो वो जब आप पेट में जाएगा तो वो हेल्दी फूड रहेगा, वो बीमारियां पैदा नहीं करेगा, वो सिर्फ पेट भरने का काम नहीं करेगा बल्कि आपकी सेहत बनाने का काम करेगा। हम ये जो दवा वाली अनाज खाते हैं ये सिर्फ पेट भरने का काम करता है, वक्ती तौर पे आपकी भूख मिट गई, लेकिन अंदर पूरे पेट में केमिकल जाने के बाद आप कई अमराज आपके जिस्म में पैदा हो रहे हैं, तो इट्स अनहेल्दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यंकट अय्यर ने डिसाइड किया था कि वो हाइब्रिड वैरायटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो देसी वैरायटी इस्तेमाल करेंगे और देसी वैरायटी की इन्होंने तलाश जारी कर दी। अब कस्बाई जो चावल है, इसकी खुशबू के, इसकी महक के, इसकी चावल के इतने इन्होंने टेल्स सुने थे, टेल्स यानी कि किस्से कहानियाँ सुनी कि व्यंकट अय्यर तो अब डिटरमाइंड हो गए, यानी कि उन्होंने पक्का अहद इरादा कर लिया कि नहीं भाई अब तो मुझे जो मेरे खेत में फसल उगानी है, जो खेत में चावल उगाने हैं, वो तो कासबाई ही चावल उगाने हैं। और फिर इन्होंने पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान वहाँ के एग्रीकल्चरल ऑफिसर से भी बातचीत की, लेकिन उन्हें तो इस नाम का कोई इल्म ही नहीं था, यानी कि कासबाई नाम के चावल का एग्रीकल्चर ऑफिसर को कुछ भी पता नहीं था। उल्टा वो ये कह रहे थे कि गांव वाले आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तो नाम के कोई चावल है ही नहीं, लोग आपको बस बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उन्होंने हाइब्रिड के कई उनको नाम गिना दिए और कहा कि भई आप ये चावल लेके जाओ, वो चावल लेके जाओ, अपने खेत में ये चावल उगा दो और हम आपको बिना किसी पैसे के ये चावल देंगे ट्रायल करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चावल देंगे ताकि आप आपके खेत में लगा सकें। तो पहला एक्सपीरियंस उनका ऐसा रहा ऑफिसर से मिलने के बाद। उसके बाद इन्होंने तय किया कि ये आदिवासी महामंडल जाएंगे। अब ये आदिवासी महामंडल कासा ये जगह पे था आदिवासी महामंडल। यहाँ पे ये जो महामंडल में क्या होता था कि गवर्नमेंट की जानिब से आदिवासी लोगों के पास से चावल ख़रीदे जाते थे,
यानी कि आसपास के छोटे 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 हैमलेट्स, यानी कि छोटे 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 बहुत छोटे जो गाँव होते हैं, यानी कि जहाँ पे 20-25 घर है, ऐसे जो छोटे छोटे गांव होते हैं और आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं, वो लोग अपना जो उगा हुआ अनाज है वो अनाज यहाँ पे महामंडल में लाकर बेच देते थे और गवर्नमेंट के नुमाइंदे वो अनाज ख़रीद लेते थे। तो यहाँ पे भी एक ऑफिसर से मुलाकात हुई वेंकट अय्यर की। उन्होंने कहा कि हालांकि फाइल्स में इस नाम का कोई तस्करा मौजूद नहीं है, यानी कि फाइल्स में ये काजबाई नाम के चावल किसी ने बेचा था और बिकने आए थे और उसे ख़रीदा गया, ये तहरीर कहीं पर भी फाइल्स में मौजूद नहीं है। लेकिन उस ऑफिसर का ये कहना था कि मुझे याद है कि बहुत दिन पहले, बहुत ज़माने पहले लोग काजबाई नाम के चावल आदिवासी लोग लाया करते थे, उन्हें बेचने लाया करते थे, यानी कि आदिवासी लोग काजबाई नाम के चावल लाकर दिया करते थे। तो अब यहाँ पर ये तस्करा सुनने के बाद अब फिर से और वेंकट अय्यर की हिम्मत बढ़ गई कि चलिए किसी ने एटलीस्ट नाम तो सुन रखा है, यानी कि कोई एरिया में एटलीस्ट बिकने आए थे ये चावल, एटलीस्ट इतना तो इत्मीनान हो गया। उसके बाद ये धनीवारी पहुँचे, वेंकट अय्यर और बब्बन वो लोग धनीवारी पहुँचे और वहाँ यहाँ पे ये देवू हांडा को ढूंढने लगे। देवू हांडा कौन है? यहाँ का एक्स सरपंच है, धनीवारी का एक्स सरपंच है। बड़ा ही ज़ईफ़ आदमी है जो अपने घर के बाहर चारपाई डालकर टोपी वगैरह पहनकर बैठा हुआ है और इन साहब की एक कर्स ऑफ लैंड है, बड़ा सा घर है, बड़ी सी फैमिली है और इनसे अब वेंकट अय्यर ने बात करना शुरू की और विथ द एक्सचेंज ऑफ यूजुअल प्लेजेंट्रीज, यानी कि शुरू का जो सलाम कलाम होता है, सलाम कलाम के बाद अय्यर ने तस्करा छेड़ा कस्बाई चावल का। जैसे ही कस्बाई चावल का तस्करा शुरू हुआ, देव हांडू माजी में पहुंच गए, यानी कि ही ड्रिफ्टेड इनटू पास्ट, वो माजी में पहुंच गए, यानी कि नाम से ही उनको इतना उनकी पुरानी यादें एकदम, नाम सुनते ही, वो चावल का नाम सुनते ही उनकी यादें पुरानी ताज़ा होने लगी और वो कहने लगे कि क्या कहने, गांव का हर शख्स ये नाम के चावल उगाया करता था, यानी कि हर शख्स पूरे गांव में कस्बाई चावल ही उगाए जाते थे और इतने खुशबूदार ये चावल, इतनी इनकी भीनी और सुहानी खुशबू हुआ करती थी कि हमारे गांव से अगर से कोई मुसाफिर गुज़र रहा होता था तो वो चावल की, दोपहर में जब ये चावल पकते थे तो उसकी खुशबू से मुसाफिर हमारे गांव में रुक जाता था और हमसे कहता था कि क्या भाई हमें थोड़े चावल खाने मिल सकते हैं, क्या हमको थोड़ा खाना मिल सकता है। चावलों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही कि बस हमारा दिल ललचा रहा है चावल खाने, ऐसा इस चावल की खुशबू थी और पूरा गांव उस चावल के पकवान से महक उठता था। और वो कहने लगा कि आजकल के चावल जो है वो तो मजबूरी के चावल है, मतलब बस मजबूरी में हमको खाने पड़ते हैं क्योंकि वो तो बेस्वाद है, इंसिपिड यानी कि बेस्वाद, टेस्टलेस, यानी कि बिल्कुल जिसमें टेस्ट नहीं है, ऐसे चीज़ को हम कहते हैं इंसिपिड। तो देवू हांडा कहने लगे कि पहले के जो चावल हुआ करते थे इतने जायकेदार, इतने मज़ेदार और इतनी अल्योरिंग अरोमा हुआ करती थी कि आज के चावल तो बिल्कुल इंसिपिड लगते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी खाने में मज़ा नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं है और बस मजबूरी में हम खा रहे हैं। कहता है कि ये जो इरिगेशन सिस्टम आया है, यानी कि हम 1960 का हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रखा है कि 1960 के बाद हम देखते हैं कि कैनाल सिस्टम, कैनाल्स का जाल पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया गया ताकि लोगों को फसल उगाने के लिए पानी की कोई कमी ना हो। और जब पानी की कमी नहीं होने लगी, यानी कि पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड रहते थे, तो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड रहते थे तो एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल, यानी कि बारिश के दिनों में एक फसल निकाल लिया और उसके बाद सर्दी का जब मौसम आता है तब एक फसल निकाल लिया। लेकिन कैनाल सिस्टम आने के बाद क्या हो गया, उनको और एक मौका और एक फसल निकालने का चांस मिल गया, यानी कि जल्दी जल्दी फसल उगाओ, हाइब्रिड वैरायटी यूज़ करके फसल काट दो फिर दूसरी उगाओ, क्योंकि पानी की तो कमी नहीं है, इरिगेशन सिस्टम से आपको कैनाल्स के ज़रिए पानी मिल रहा है।
तो ये जो सेकंड क्रॉप की वजह से, यानी कि लोगों को जो एक अट्रैक्शन हो गया कि भाई और एक फसल उग सकती है, और एक फसल मिल सकती है, उसको और पैसा बनेगा, यानी कि हमको 1 से 2 फसल उगाएंगे तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ये जो उनको अट्रैक्शन हुआ, इसकी वजह से लोग क्या करने लगे, ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, यानी कि ज़्यादा वक्त लगाने वाली जो फसल है कस्बाई चावल की, ये उगाना बंद कर दिए और फिर हाइब्रिड बीजों को पेरने लगे, हाइब्रिड चावल पेरने लगे। तो जाहिर बात है, वेंकट अय्यर ने सवाल किया, भाई जब आपको इतने चावल पसंद थे, उसकी चावल की खुशबू इतनी पसंद थी, तो बाकी सारे गांव वाले उगा लेने दो हाइब्रिड चावल, आपने क्यों नहीं उगाए? यानी कि आप खुद, आपकी इतनी एकर्स ऑफ लैंड है, कई एकड़ की आपकी ज़मीन है, तो आप क्यों नहीं उगाते हो ये वहाँ पे चावल, कस्बाई चावल क्यों नहीं उगाते हो? तो जाहिर बात है, बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। तो देवू हांडा कहने लगा कि भाई लोगों के खेतों की फसल उग भी जाएगी, कट भी जाएगी, लोगों के खेत खाली हो जाएंगे, उनकी तो फसल कट जाएगी, लेकिन मेरे खेत में ज़्यादा देर फसल रहेगी, तो क्या होगा, कैटल जो है, जानवर जो है, जब जानवरों को छोड़ा जाएगा तो वो मेरे खेत में घुस आएंगे, और चूंकि खाली मेरे ही खेत में अब अनाज उग रहा है, क्योंकि मेरे खेत के अनाज को पकने के लिए, फसल पकने के लिए टाइम है, तो जाहिर बात है कैटल जो है, मवेशी जो है, उनकी तो दावत हो जाएगी, वो मेरे खेत में आकर सारा अनाज खा जाएंगे। तो कहता है कि समटाइम्स वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी, यानी कि कभी कभार हमको समाज में जो सब कर रहे हैं वही करना पड़ता है। इस बात का उन्होंने अफसोस किया, ही लैमेंटेड, लैमेंट यानी कि बहुत ही शदीद गम का इजहार करने को हम बोलते हैं लैमेंट। तो वो कहने लगा कि वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी, हमें समाज के और लोगों के साथ, समाज के साथ हमें काम करना पड़ता है, जैसे सब कर रहे हैं वैसा ही करना पड़ता है। और फिर वो कहने लगा, हाइब्रिड नीड्स मोर वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड pesticides. He said that yields were good initially of late but had reduced a lot. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they used. It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemicals. आखिरी का जो मैंने सेंटेंस पढ़ा उस पर आप गौर कीजिए, उस पर आप उसको नोटिस कीजिए, तवज्जो दीजिए। कहता है कि इट वॉज एज इफ द न्यू हाइब्रिड्स हैड एन इंस्टेटेबल एपिटाइट फॉर केमिकल्स। आपको बाकी हाइब्रिड्स के प्रोज ऑन कॉन्स तो मैंने बता दिए हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। कि हाइब्रिड्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूरिया मांगते हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत लगते हैं, उनको कीड़ जल्दी लगता है तो पेस्टिसाइड्स बहुत छिड़काव करना पड़ता है, पानी बहुत डालना पड़ता है। लेकिन आखिरी में वो क्या कह रहा है, शुरू तो फसल अच्छी आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे फसल का उपज जो है वो कम होती चले जाती है। फसल की उपज कम होती चली जाती है तो हमें उसमें क्या डालना पड़ता है, ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा खाद, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डालना पड़ता है, और ज़्यादा डालने के बाद ही फसल आती है। तो ऐसा लगता है जैसे मानो ज़मीन की भूख, इंस्टेटेबल एपिटाइट, ना मिटने वाली भूख को, ना ख़त्म, जिसका सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है उसको हम कहते हैं इंस्टेटेबल एपिटाइट, यानी कि भूख। मानो लगता है कि उसकी भूख ख़त्म नहीं हुई। किसकी भूख? जो आपने पौधा लगाया है, उसको जो ग़िज़ाइयत चाहिए बढ़ने के लिए, तो उस पौधे की या उस फसल की भूख ख़त्म ही नहीं हुई। यानी कि आप जितना भी खाद, जितना भी यूरिया डालते हैं वो कम पड़ता चला जाता है, यानी कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म होती चली जाती है। किसके यूज़ से? केमिकल्स के यूज़ से। और आपको अब अगर से फसल उगानी है अच्छी मक़दार में, तो आप क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा इनपुट्स डालते चले जाइए। और वो कहता है कि पहले अगर से फ्लैश फ्लड्स आते थे, फ्लैश फ्लड्स यानी कि छोटे मोटी बाढ़ जो आ जाती थी, अचानक आने वाला पानी जब घुस जाता है ना, बारिश आती है तो कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, मतलब लगातार 8 दिन 10 दिन नहीं होती है, लेकिन 1-2 दिन भी बारिश ज़्यादा अगर से आ गई तो पानी जमा हो जाता है
अचानक पानी गांव में आ जाता है या खेतों में ठहर जाता है, आके ठहर जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लैश फ्लड्स। तो कहता है कि 60s में, यानी कि 1960s में जब फ्लैश फ्लड्स आता था, तो बाढ़ आने के बावजूद जब बाढ़ आती थी तो गांव के लोग गांव में से निकल कर चले जाते थे, यानी कि खेतों में नहीं आते थे। खेतों में पानी आ जाता था तो खेतों से बाहर आ जाते थे, और जब पानी उतरने के बाद जब वापस आकर खेतों में देखते थे तो बाढ़ के बावजूद भी फसल जैसी की वैसी कायम रहती थी। फसल ना सड़ती थी ना गलती थी पानी के ठहरने की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि वो मज़बूत किस्म की फसल होती थी, उसका रेजिस्टेंस जो होता था वो ज़्यादा हो जाता था, और वो फसल ख़राब नहीं होती थी। फ्लड का पानी रिसीड होने के बाद, यानी कि कम होने के बावजूद भी, कम होने के बाद फसल जैसी की वैसी रहती थी। ये बताता है कि उस राइस की स्ट्रेंथ कितनी थी, उसकी ताकत कितनी थी। लेकिन अब हमने ये क्या कर दिया, अब हमने ये क्या कर दिया, यानी कि देवू हांडा जो है वो अफसोस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देवू हांडा लैमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ये हाइब्रिड उगा के क्या कर दिया, अपने साथ क्या किया। हम क्या कर रहे हैं? केमिकल वाला अनाज कर रहे हैं। अपने साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़मीन के साथ भी हो रही है। ज़मीन को जो ऑर्गेनिक यानी कि कुदरती चीज़ें जो मिलनी चाहिए, ज़मीन को जो रेस्ट मिलना चाहिए, बार बार ज़मीन का यूज़ कर करके ज़मीन को क्या कर रहे हैं? इनफर्टाइल बना रहे हैं। उसमें केमिकल्स के डाल के क्या कर रहे हैं? उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पे देवू हांडा रिग्रेट करता है कि हमने ये क्या कर दिया। और फिर वो याद करने लगा कि कैसे वो बीज इन्हें मिल सकते हैं, किन के पास ये बीज काजबाई चावल के मिल सकते हैं, उसका रास्ता इन्हें दिखाने लगा। और वो कहने लगा कि गांव में तो अब एक भी दाना आपको इस चावल का नहीं मिलेगा। अभी ये जो चावल के दाने हैं वो अगर से आपको मिलने का इम्कान है तो वो सिर्फ आदिवासी लोगों के पास मिल सकते हैं। और ये आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? हैमलेट में रहते हैं, यानी कि पहाड़ों के दरमियान में जो बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, उन गांवों में आपको ये चावल मिल सकते हैं, और जो कि पहाड़ों के दरमियान है। और उस जो हैमलेट का नाम है, उस छोटे गांव का नाम है, वो है आसरवारी। और फिर देवू हांडा ने इन्हें अलविदा कहा, जगह का नाम बता दिया कि जहाँ पे चावल मिलने के इम्कान है, आसरवारी। और फिर इनको अलविदा कह दिया, दुआ देते हुए कि इनके जो लोकल गॉडेसेस है महालक्ष्मी, वो उनकी मदद करे बीज को ढूंढने में। और फिर ये पहुँचे आसरवारी विलेज को। वहाँ के सरपंच की इन्होंने मदद ली। वहाँ के इस गांव के सरपंच ने अपना जो असिस्टेंट था, जिसका नाम जीवन था, जीवन को इनके साथ पहाड़ छोटे टीलों की तरफ, जहाँ पे आदिवासी बसे हुए हैं, मतलब वहाँ पर भेज दिया। आधा घंटा तक ये लोग घनी झाड़ियों से चलते रहे। छोटे छोटे झरने, गड्ढे और रेत और ग्रेवल्स, रॉक यानी कि छोटी छोटी चट्टानें, पत्थर और झरने वगैरह पार करते हुए आधा घंटा चलते चलते ये लोग एक बहुत ही छोटे गांव में पहुंच गए, जिसका नाम था बोरीपाड़ा। यानी कि आसरवारी से आधा घंटा लगातार चलने के बाद ये लोग एक गांव पहुंचे जिसका नाम था बोरीपाड़ा। इस गांव में सिर्फ 2 ही घर थे, और जिनका वो घरों का स्टेट कैसा था, वो घर बहुत ही बोसीदा घर थे, यानी कि बिल्कुल जिसको अब रिपेयर की ज़रूरत है, मतलब जिसको अब रिपेयर भी करना मुश्किल है, ऐसे रैम शैकल्स, यानी कि बहुत ही टूटे फूटे घर, रैम शैकल कंडीशन में 2 घर वहाँ पर थे। और मैं ताज्जुब करने लगा, हम लोग ताज्जुब करने लगे कि यहाँ पे अब हमें कौन, इन टूटे फूटे घरों में अब कौन मिलेगा जो हमें चावल देगा। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, और वो हमें बड़े ही तजस्सुस से, क्यूरियोसिटी से देख रही थी। और फिर जब हम उस औरत के क़रीब पहुँचे तो हमने जीवन से कहा कि भाई अपना जो सवाल है इस औरत के सामने पेश कर दो, इससे पूछ लो कि इसके पास वो काजबाई नाम के चावल है क्या।
तो वो औरत ने जवाब दिया कि हाँ इसके पास चावल है। यानी कि अब वो इनकी गुफ्तगू को इंटरप्रेट करना पड़ा जीवन को, यानी कि व्यंकट अय्यर क्या कह रहा है वो उस बूढ़ी औरत को समझाना पड़ा, और वो औरत क्या कह रही है वो व्यंकट अय्यर को बोलना पड़ा। इसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इंटरप्रेट करना पड़ा। और फिर जैसे ही उस औरत ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ मेरे पास चावल है, तो इसकी मुस्कुराहट आ गई, ही ब्रोक इनटू अ स्माइल। और फिर अय्यर ने कहा कि इस औरत से कहो कि हमें वो चावल चाहिए। राइटर को इतनी खुशी हो रही थी कि उसे लग रहा था कि बस वो औरत को हग कर ले, यानी कि वो औरत को हक करना चाह रहा था। फिर क्योंकि इतनी सख्त, इतनी मशक्क़तों के बाद ये चावल उन्हें मिला था, एल्यूसिव चावल, यानी कि बहुत ही मुश्किल से जो मुश्किल से मिली जाती है चीज़ उसको हम कहते हैं एल्यूसिव। तो बहुत ही मुश्किल से कासबाई इस औरत के पास मिले थे। और फिर उस औरत को जो इंटरप्रेटर है जीवन, उसने एक्सप्लेन किया कि ये लोग पेट से आए हैं और इनको ये चावल चाहिए, और फिर इन्हें 10 किलोग्राम चावल चाहिए। तो वो औरत बड़ी बड़बड़ाने लगी और कहने लगी कि मेरे पास ना तोलने के लिए कुछ है और ना ही मैं इतने चावल दे सकती हूँ। तो फिर वो कहने लगी कि मैं एक बास्केट भर के चावल दूंगी। तो इस पर व्यंकट अय्यर राज़ी हो गया और कहा कि ठीक है भाई, हमको एक ही बास्केट आप चावल दो। और फिर जीवन ने कहा राइटर से कि भाई वो औरत जब चावल दे रही है तो आप बदले में उसे कुछ पैसे दे दो। और फिर व्यंकट अय्यर ने 100 की नोट निकाल के उस औरत को दे दी। 100 की नोट देखने के बाद उस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। यानी कि इतनी गुर्बत में थी वो औरत, उनका घर इतना टूटा फूटा था, उनकी कंडीशन इतनी पिटेबल थी कि उसके लिए ये 100 रुपये की इतनी ज़्यादा अहमियत थी कि उसका चेहरा पूरा खिल उठा। और पूरे इस गुफ्तगू के दौरान पहली बार वो औरत मुस्कुराई और फिर अपना अप्रूवल में, यानी कि हाँ मुझे मंजूर है इतने पैसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ या मैं लेने के लिए तैयार हूँ, इस अप्रूवल में उसने सर हिलाया। और फिर ये वो लोग वापस अपने गांव की तरफ, सूरज डूबते टाइम पे ये अपने घर की तरफ निकल गए। और जब ये वापस आ रहा था व्यंकट अय्यर अपने गांव की तरफ, तो सोचने लगा कि हिंदुस्तान के असल लोग, हकीकी लोग जो हैं वो फुट हिल्स में, माउंटेन्स में बसते हैं। शहर की गहमा गहमी हसल बसल से दूर, ना यहाँ पे रोड है, ना शहर है, ना शहर में पाई जाने वाली फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बिना फैसिलिटीज़ के रहने वाले जो हिंदुस्तान की हमारी रिवायतें हैं उनको ज़िंदा रखते हुए, हिंदुस्तान का हमारा जो रिच कल्चर है उसको क़ायम रखते हुए, हिंदुस्तान की हमारी जो ट्रेडिशन है उसको निभाते हुए, इवन हमारे हिंदुस्तान की जो एग्रीगेरियन जो कंट्री है हमारी, जो हमारा रूरल इकोनॉमी है, उसको बचाने वाले दर हकीकत यही लोग हैं जिन्होंने मॉडर्निज़म को नहीं अपनाया। मॉडर्निज़म से होने वाले जो नुकसानात हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उससे दूर ये आज भी बिना पैसे की दौड़ के पीछे भागे हुए, यानी कि आम इंसान, अब यानी कि हम देखेंगे कि गांव में कई होते हैं, पटेल होते हैं, सरपंच होते हैं और अपने ज़मींदार होते हैं, इनामदार होते हैं, देशमुख होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है। ये लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीन को इनफर्टाइल बना रहे हैं, उसमें केमिकल्स डाल रहे हैं, उसके अंदर हाइब्रिड उगा रहे हैं। जो फसल उगा रहे हैं वो खाने में भी ख़राब है, जो फसल उग रही है वो ज़मीन भी ख़राब। तो ये तो सब अपने पैसे की खातिर, अपने आप को अमीर बनाने की खातिर, अपने फ़ायदे की खातिर ये सब कुछ मॉडर्निज़म के नाम पर सब कुछ ख़राब करते आ रहे हैं, बर्बाद करते आ रहे हैं। लेकिन हकीकी लोग वही हैं, यानी कि ट्रू, जो हम जिनको कहेंगे ट्रू पीपल जो है वो यही हैं, ये आदिवासी लोग, बहुत दूर दराज अंदर इंटीरियर्स में रहने वाले लोग जो अपने ट्रेडिशन को लेके चल रहे हैं। आज भी देसी वैरायटी ऑफ क्रॉप पेरते हैं, देसी वैरायटी ऑफ पल्सेस हैं, ग्रेन्स है, वो पेरते हैं, वही उगाते हैं। भले इसके इनको क्या, यानी कि आज भी हम जो खाते हैं वो हम तो एकदम हाइब्रिड वैरायटी में लेटेस्ट जो है वो पॉलिश्ड राइस खाते हैं। पॉलिश्ड में भी स्टीम्ड राइस होते हैं,
कई वैरायटी मतलब कई अलग अलग किस्म के आ गए हैं, लेकिन आज भी ये लोग वही पुराने चावल खा रहे हैं। ये खा रहे हैं इसलिए ये चावल आज भी बचे हुए हैं। ये वही चावल है, वही अनाज है जो मौसम की मार को झेल सकता है। ये वही अनाज है जो मौसम की सख्ती को बर्दाश्त कर सकता है। ये वही अनाज है जो बिना किसी इनपुट्स के, बिना किसी खाद के, यूरिया के, अपने आप पर सिर्फ ज़मीन के अंदर, ज़मीन को की सॉइल के अंदर जो ताकत है उसको यूज़ करते हुए वो ग्रो हो सकता है, वो सरवाइव कर सकता है, और पकने के बाद, जिसे खाने के बाद पूरी तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो यही ग़िज़ा में मौजूद है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है, एक मैसेज के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, एक मोटिवेशन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वेंकट अय्यर हमको मोटिवेट करता है फार्मिंग करने के लिए, यानी कि आजकल हम जो देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया है कि जो एक शहरों की तरफ आने का ट्रेंड हुआ है, फार्मिंग को तर्क किया जा रहा है और फार्मिंग लैंड को प्लॉटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। यानी कि बिल्कुल हमारा जो एक कल्चर था और हमारी जो एक इकोनॉमी थी उसमें चेंज आता जा रहा है, और ये चेंज की वजह से बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। तो हमको वेंकट अय्यर अपने तजुर्बे से, अपनी बुक के ज़रिए, मूंग ओवर माइक्रोचिप्स के ज़रिए हमको मोटिवेट करना चाहता है कि हम फिर से फार्मिंग की तरफ मुड़ें, और जो ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं। और हम लोग ये जो हमारा फूड है, यानी कि आजकल जो हम ये मिलावटी खाना, जो अनाज और मिलावटी वेजिटेबल्स जिसमें बहुत ज़्यादा कलर और केमिकल्स और इसका यूज़ हो रहा है, उसको ना इस्तेमाल करते हुए हम पुराने तरीक़े के, यानी कि देसी जो वैरायटी है उसका इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाएं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को उगाएं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोपोगेट करें। ये इसके पीछे मकसद है। उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा, और ये सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।